गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 केमिस्ट्री का एनुअल वार्षिक परीक्षा का जो था उसका हल हम 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का 2 वीडियो में देख चुके हैं, 25-25 प्रश्न करके। और इस वीडियो में हम देखेंगे 51 से लेकर के 70 तक के प्रश्नों का हल, है ना। सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मैं बार बार कहता हूं कि बोर्ड अपने प्रश्नों को रिपीट करता है, तो इसलिए यदि आप 2025 या उसके कोई भी आने वाले एग्ज़ाम में, है ना, 25 या उसके कोई भी आने वाले एग्ज़ाम में आप शामिल हो रहे हैं तो इन सभी प्रश्नों का हल आप ज़रूर देख के जाइए। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, है ना। रेगुलर व्यूअर हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर दीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी होता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक का हल हम यहाँ से देख चुके थे कि लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क क्या है। तो इसका हेमेटाइट हम बता दिए थे, है ना। Fe2O3 इसका फॉर्मूला होता है हेमेटाइट का। नेक्स्ट जो 51 से हमको शुरू करना है आज के वीडियो में, यहाँ से देखते हैं। 51 जो है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। तो देखिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। जनरली ऑक्सीजन -2 देखा जाता है ना। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो अपने सबसे पीरियोडिक टेबल के सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी फ्लोरीन के साथ -2 शो करता है। देखिए यहाँ पे F पे कितना है, 2F पे माइनस और O पे 2+। इसको जब बैलेंस करेंगे तो क्या बनेगा, F2 मतलब F2 और O, यही कंपाउंड बनेगा। क्यों ऑक्सीजन इसमें प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो आप जानते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है। तो जो ऑक्सीजन के पीछे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, है ना, उसके बाद ये है। तो इसके साथ फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना। ऑक्सीजन जो है एकमात्र फ्लोरीन के कंपाउंड के साथ ही प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो आंसर क्या होगा, F2O होगा। F2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। क्लियर है। और फ्लोरीन के ऊपर कितना है, तो फ्लोरीन के ऊपर माइनस है और 2 फ्लोरीन है, तो 2 फ्लोरीन के ऊपर माइनस, तो 2 माइनस यहाँ से हो गया, 2 प्लस ऑक्सीजन के ऊपर, दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा तो बनाएगा F2O। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 52 को, निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव नोबेल गैस। तो रेडॉन, जितना भी जो नोबेल गैस है कौन कौन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है ना, उसके बाद जेनन है और अंतिम में सबसे नीचे रेडन है। तो रेडॉन जो है वो एक रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है ना। क्या है, रेडियो एक्टिव नोबेल गैस है। इसका जो उत्पत्ति है वो रेडॉन ये सभी से उत्सर्जन से होता है ना। रेडॉन जो जितना भी रेडियो एक्टिव तत्व है वो सभी से रेडॉन निकलता है। तो जो रेडॉन है वो एक रेडियो एक्टिव भी है और कौन है, नोबेल गैस है। नोबेल गैस में जैसे सबसे नीचे वाला हम बताएं ना, सबसे नीचे वाला रेडॉन ही रेडियो एक्टिव होता है। 53 को देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया जाता है। तो जेनन का ही कंपाउंड सबसे ज़्यादा मिलता है। आप जानते होंगे कि XeF4, XeOF2, है ना, XeO2F2, ये सभी कंपाउंड जो हैं वो जेनन के कंपाउंड है। तो जेनन जो है, जैसे क्या होता है सामान्यतः, नॉर्मली क्या है कि नॉर्मली नोबल गैसेस जो है वो कोई कंपाउंड नहीं बनाता है। नोबेल का मतलब क्या, वो क्या है, उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट होने का मतलब क्या है कि किसी से अभिक्रिया नहीं करना। फिर भी जो क्या है, एक्सेप्शन में यदि देखें तो लिमिटेशन में जो जेनन है उसका कंपाउंड पाया जाता है और सबसे अधिक कंपाउंड जेनन का ही पाया जाता है। किस में, उत्कृष्ट गैसों में। उत्कृष्ट गैस क्या होते हैं, जनरली निष्क्रिय होते हैं, है ना। निष्क्रिय गैस भी उसको कहा जाता है। निष्क्रिय होने का मतलब क्या है, वो किसी से जल्दी अभिक्रिया करता नहीं है। जब अभिक्रिया नहीं करेगा तो कोई कंपाउंड बनाएगा, नहीं बनाएगा। फिर भी क्या है कि जेनन के कई कंपाउंड ऐसे
रिपोर्ट किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं। 53 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है, यानी पोलर है ना, यही है पोलर पूछा जा रहा है। इसको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर कंपाउंड, कौन पोलर है, SO2, SO3, VF3 या CO2। तो देखिए, जब SO2 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, V शेप का बनेगा। SO2 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, V शेप का बनेगा, ठीक है। जबकि SO3 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ट्रायंगुलर बनेगा, है ना। और BF3 भी ट्रायंगुलर ही बनेगा, BF3 भी ट्रायंगुलर। तो इसमें जो देखिए SO2 में जो लगेगा डायपोल मोमेंट इधर की ओर लगेगा, इसमें इधर की ओर लगेगा। इसमें दो प्रकार का डायपोल मोमेंट होता है, एक बॉन्ड डायपोल मोमेंट होता है और एक होता है, एक क्या होता है, एक जो होता है, जो बच्चे जान रहे होंगे, एक तो इधर इस बॉन्ड का लग रहा है, एक इस बॉन्ड का लग रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड डायपोल मोमेंट बॉन्ड के पैरेलल लगता है और एक लगता है टोटल डायपोल मोमेंट, यानी इस बॉन्ड का इस बॉन्ड का जो बीच में है ना। तो ये दोनों, ये जितना ऊपर की ओर लग रहा है उतना नीचे की ओर ये है। तो ये आपस में क्या करेगा, ये आपस में मिलके डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर लेगा। तो जब कैंसिल कर लेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर लेगा तो ये SO3 क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। जबकि SO2 में भी शेप बन रहा था, ऐसा बेंट है ना, बेंट कहें या भी कहें, तो ऐसा जब बन रहा है तो इसका डायपोल मोमेंट दोनों का दोनों जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, यानी न्यू का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, तो ये क्या होगा, पोलर होगा। बाकी देखिए BF3 का हम बात कर रहे हैं, तो BF3 भी क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। और ट्रायंगुलर शेप होने के कारण इसका डायपोल मोमेंट इधर लगता है, इधर, और एक कंप्लीट डायपोल मोमेंट जो लगता है वो बीच से। तो इस ये दोनों वाला डायपोल मोमेंट है ना, इसको यहाँ जोड़ के रखा गया है। इसके साथ ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, यानी कि जीरो हो जाता है। तो ये भी क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। उसी तरीके से CO2 को देखिएगा, तो CO2 लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा, लीनियर, इधर और इधर, जितना डायपोल मोमेंट इधर की ओर लग रहा था उतना ही इधर लगा। तो ये दोनों डायपोल मोमेंट को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो कर देगा। और हम जानते हैं कि जिसका डायपोल मोमेंट जीरो हो उसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। और जिसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो मतलब डायपोल मोमेंट का वैल्यू कुछ हो, तब उसको क्या बोलते हैं, पोलर। तो पोलर कौन होगा, SO2। स्ट्रक्चर से निकालते हैं, है ना, डायपोल मोमेंट को। उसके बाद देखिए 53 को, निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेटल कौन कौन है, स्कैंडियम है, टिटेनियम है, विनाडियम है, क्रोमियम है, उसके बाद मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, और अंतिम में 30वां नंबर पे जिंक है। तो इनमें से कोई मिल रहा है, हाँ जिंक है, सॉरी निकेल है ना। फर्स्ट ट्रांजिशन का ये सभी मेटल है, तो फर्स्ट वाला में ही निकेल मिल गया ऑप्शन में, तो फर्स्ट ट्रांजिशन का कौन हो गया, निकेल हो गया। बाकी ये सभी फर्स्ट का नहीं है, जो एक्टिनियम है, ऑरम है और कैडमियम है, ये सभी फर्स्ट का नहीं है ना। ये सब समझ रहे हैं। ये जैसे देखिए अटरियम है, निबिडियम है, जिरकोनियम है, मोलाब्डेनम है, टेक्नीशियम है, रुहेडियम है, रदरफोर्डियम है, पोलाडियम है और सिल्वर है। ये सभी सेकेंड का है, किसका है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का है। उसी तरीके से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का आपको अगर याद रखना है तो कौन है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लंथनम है, हॉफनियम है, टंगटलम है, टंगस्टन है, रेहेनियम है, ऑस्मियम है, इरिडियम है, प्लेटिनम है और ऑरम गोल्ड है और मरकरी है, Hg है ना। ये सभी थर्ड सीरीज का है, ट्रांजिशन सीरीज का है। तो फर्स्ट वाला में हमको कौन मिल रहा है, फर्स्ट से चूंकि पूछा है, प्रथम संक्रमण श्रेणी से पूछा है तो निकेल होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए कि कॉपर 2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो सबसे पहले कॉपर का लिखिए ना, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। विन्यास लिखेंगे तो आर्गन 18,
कितना आर्गन पे 18, 3D 10, 4s 1, 18 और 10 28 और एक 29 हो गया। अब कॉपर पे अगर 2 प्लस करके लिखेंगे तो 2 प्लस मतलब क्या, ये एक 0 हो जाएगा और एक यहाँ से निकलेगा, यानी 9, यहाँ 9 हो जाएगा। तो क्या होगा 2 प्लस के लिए, आर्गन 18, 3D 9। तो ढूंढिए 3D 9 किसमें है, 3D 9 आर्गन 18 3D 9, आर्गन 18 3D 9, सी नंबर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 57 को। निम्नलिखित में से किसमें ईस्टर बंद है। देखिए पॉलीमर दिया गया है, टेरलिन है, नायलॉन है, टेफ्लॉन है, बेकेलाइट है। तो इसमें से पूछा गया है कि ईस्टर बॉन्ड किसमें है ना, ईस्टर बॉन्ड किसमें है। तो देखिए इसका इंग्लिश वाला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, एक मिनट। ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज का मतलब क्या है कि इस तरीके का बॉन्ड होना चाहिए, है ना, इधर भी अल्काइल, ये एस्टर कंपाउंड है। तो इस तरीके का लिंकेज यानी कार्बन इधर ऑक्सीजन कार्बन से, इधर भी ऑक्सीजन कार्बन से लिंक होना चाहिए। तो देखिए इसका उत्तर जो होगा वो टेरलिन होगा। टेरलिन को ही डेक्रोन बोला जाता है, याद रखिएगा क्या बोला जाता है, डेक्रोन, है ना। टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है, टेफ्लॉन का मोनोमर होता है F2CF2 टेट्राफ्लोरो इथीन, है ना, टेफ्लॉन का मोनोमर होता है। बेकेलाइट का जो मोनोमर होता है ये आपका होता है कौन, फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, फेनॉल और फॉर्मल CHO फॉर्मल्डिहाइड। तो इसमें है सो ईस्टर बॉन्ड तो बनेगा नहीं, इसमें तो इस तरीके से बनता है लिंकेज। ठीक है, नेबोलेक के थ्रू। नायलॉन में जो है वो बनता है आपका एमाइड, है ना, एमाइड लिंकेज बनता है। टर्लिन में देखेंगे, टर्लिन का अगर मोनोमर का बात करेंगे तो टर्लिन यानी डेक्रोन जो हम कह रहे थे उसका मोनोमर होता है इथाइलिन ग्लाइकोल CH2। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड, इसका चर्चा कई वीडियो में हो चुका है, सॉरी COOH, ये है थैलिक एसिड और ये है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इस दोनों में जब बॉन्ड बनाएंगे कैसे बनेगा वो भी बता दे रहे हैं। जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल में जब बॉन्ड बनाएंगे तो बनेगा CH2 CHO, ये इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया। इसके बगल में ही अगर हम लिखेंगे कौन सा, थैलिक एसिड, है ना, O और यहाँ भी COOH है ग्रुप है ना, दो तरफ होता है। तो ये H जो है, ये OH जो है, इस H के साथ वाटर निकल जाएगा और जब वाटर निकलेगा तो जुड़ेगा कौन, H CH2 बीच में ये O रहेगा और देखिए इसको बोलते हैं एस्टर लिंकेज, यहाँ एसिड ग्रुप रह जाएगा COOH। तो ये जो लिंकेज है ना इसी को बोलते हैं एस्टर लिंकेज। तो एस्टर लिंकेज किस में बनेगा, टर्लिन में। टर्लिन का मोनोमर क्या हो गया, तो टर्लिन का मोनोमर हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड, है ना। टेफ्लॉन का हो गया टेट्राफ्लोरो इथीन। नाइलॉन 66, नाइलॉन का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, अच्छा नाइलॉन 66 का मोनोमर अलग होता है, नाइलॉन 6 का लगभग एक ही होता है। बेकेलाइट का हम बताएं क्या, फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे उत्तर जो हो जाएगा टर्लिन, टर्लिन में एस्टर लिंकेज पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो बेकेलाइट जो है ना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब ये जनरली जो है वो हीट रेजिस्टेंट होता है, हीट का ट्रांसफ़र नहीं करता है। इसी कारण इसका जो है कुकर वगैरह, आयरन है ना, कुकर का हत्था में जो प्लास्टिक लगाया जाता है या आयरन के हत्था में जो प्लास्टिक लगाया जाता है, जनरली वैसे चीज़ जो गर्म होते हैं, है ना, जो ये जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो क्या होता है, हीट का इंसुलेटर होता है, यानी हीट को कंडक्ट नहीं करता है और ये पिघलता भी नहीं है
अच्छा, दूसरा बात है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो क्या होता है, रिसाइकल नहीं होता है ना। रिसाइकल नहीं होता है। रिसाइकल नहीं होता है मतलब एक बार ही यूज होगा। तो जो कुकर के हत्था वगैरह हो गया, आयरन का हत्था वगैरह जितना भी यूज होता है, वो थर्मोसेटिंग स्विच बोर्ड वगैरह जितना बनता है ना स्विच, वो सभी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनता है। तो ये जो नायलॉन 66 है ना, ये थर्मोप्लास्टिक है। नायलॉन 66, नायलॉन 6, पीवीसी सब थर्मोस प्लास्टिक का है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट है, जिसका इस्तेमाल जनरली जो है हम जितना कुछ बताएं ना अभी, है ना। जैसे स्विच बोर्ड बनाने के लिए प्रश्न पूछा गया था आपसे कि स्विच बनाने के लिए कौन से पॉलीमर का इस्तेमाल होता है, तो बेकेलाइट का। और बेकेलाइट का मोनोमर अभी हम बता रहे थे। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो फेनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है, फेनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड जो है वो किसका मोनोमर यूनिट है, बेकेलाइट का, है ना, बेकेलाइट का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये बात समझ में आ गया, बेकेलाइट जो है वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बाकी 3 ऑप्शन जो हैं वो थर्मोप्लास्टिक हैं। 59 है, निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है। यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है। ऑप्शन में है टेफ्लॉन, नायलॉन 66, टर्लिन, बेकेलाइट। तो नायलॉन 66 जो है वो पॉलीएमाइड है। हम बता रहे थे इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में कि नायलॉन में एमाइड लिंकेज पाया जाता है। जैसे नायलॉन 66 का जो है मोनोमर यूनिट आप देखेंगे तो क्या होता है हेक्सामिथिलीन डायमीन, CH2 का होल 6, ये हेक्सामिथिलीन हो गया, और डायमीन, एक अमीन इधर एक अमीन इधर, और बीच में मिथिलीन कितना 6 है, तो हेक्सामिथिलीन डायमीन हो गया। और एडीपिक एसिड होता है। एडीपिक एसिड मतलब HOCH2 का होल 4, और यहाँ फिर से एसिड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस बात को समझिए, यहाँ जो H है ना, इसको हम थोड़ा अलग अलग लिखते हैं। एक H इधर और एक H इधर। ये जो है कंडेंसेशन पॉलीमर है। चूँकि कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है जनरली, चाहे वो वाटर निकले या कुछ भी निकले, लेकिन निकलता ही है ना। पॉलीमराइजेशन के दरमियान जो है कुछ मॉलिक्यूल चाहे वाटर के रूप में या एसिड के रूप में कुछ भी बाहर निकलता है। तो चूँकि वाटर माइनस हो रहा है मतलब कंडेंसेशन पॉलीमर का उदाहरण हो गया। सॉरी, ये तो डायरेक्ट मिट गया ना जी। तो ये जो लिंकेज बनेगा, हम यही चीज़ बता रहे थे, NHCH2 होल 6 NH, ये हो गया हेक्सामिथिलीन डायमीन, और इसके साथ वाटर निकलेगा तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा COCH2 का होल 6, और यहाँ पे COOH, और फिर ये आगे इसी तरीके से चेन बढ़ता जाएगा। इधर से CO आएगा, इधर से OH ग्रुप आएगा कोई जुड़ने के लिए, तो इधर पॉलीमर बढ़ेगा, और इधर से H आएगा तो वाटर निकलेगा। देखिए ना, है ना। और यही है, ये जो है वो क्या है, ये जो यूनिट है इसको हम लोग बोलते हैं एमाइड लिंकेज, है ना। तो पॉलीएमाइड है, कौन है पॉलीएमाइड, नायलॉन 66 है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है। एंटासिड मतलब एसिड के एंटी। जब जैसे पेट में एसिडिटी हो जाए तो इसके रूप में किसका यूज होता है, तो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल 2 जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कहते हैं, है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल जो है वो एंटासिड के रूप में होता है। जैसे पेट में एसिडिटी हो जाए तो एंटासिड दवा खाया जाता है ना। एंटासिड मतलब जो एसिड को बैलेंस कर दे, जो पेट में होने वाले एसिड को क्या कर दे, बैलेंस कर दे। तो जब एसिड का मात्रा बढ़ गया है तो बेसिक खाना होगा। कैसा खाना होगा दवा, बेसिक। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH का होल 2, ये एक बेसिक मेटालिक ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है ना। तो एंटासिड कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। 61 है, सैक्रिन है एक। तो सैक्रिन एक मीठा अभिकर्मता है, यानी कि स्वीटनिंग एजेंट है।
स्वीटनिंग एजेंट मतलब मीठा करने वाला एजेंट है। ये याद रखिए, शुगर के तुलना में 500 गुना ज़्यादा मीठा होता है। शुगर के तुलना में 500 गुना ज़्यादा मीठा होता है। सैकरिन का इस्तेमाल जनरली किसी चीज़ को मीठा बनाने के लिए बहुत कम मात्रा में है ना। हम तो बता ही रहे हैं कि शुगर के तुलना में 500 गुना ज़्यादा मीठा होता है। सोचिए, जहाँ पे 500 केजी चीनी काम जितना करेगा उतना ही काम 1 केजी सैकरिन कर लेगा। जितना मीठा 500 केजी चीनी से होगा पानी या शरबत, उतना ही मीठा 1 केजी सैकरिन से हो जाएगा। तो कितना है ना, बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो देखिए 61 हो गया। सैकरिन का इस्तेमाल जनरली जो है सो शुगर वाले पेशेंट जो हैं वो अपने मिठाई वगैरह जो बनता है उसमें होता है। 62 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है। तो देखिए साबुन यही है सही ऑप्शन, C17 H35 और ये है एसिड COONA। तो साबुन जो है ना, सॉप जो है वो क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। जो फैटी एसिड का लॉन्ग चेन है उसमें सोडियम, चूँकि साबुन बनाते टाइम क्या होता है, या तो नेचुरल ऑयल या फैट, इसके साथ किसको मिलाया जाता है, तो आप जानते होंगे NaOH, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा नहीं, कॉस्टिक सोडा कहते हैं। कॉस्टिक सोडा किस में, प्राकृतिक तेल या फिर फैट चर्बी में मिला के बनाया जाता है। तो NaOH जब मिलाएंगे फैट में तो Na एसिड ग्रुप में आके अटैच हो जाएगा। तो यही होता है सॉप, ठीक है, समझ रहे हैं। सॉप ये होता है। सॉप क्या बोलते हैं, अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होता है, ठीक है। 63 को देखिए, निम्नलिखित में से जिसमें से याद ये रखना है कि कार्बन 17 लगभग होता है ना, कार्बन 17 और एक यहाँ पे है 18। 63 है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है। प्रतिऑक्सीकारक देखते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पूछा गया है। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे दिया गया है लेसिथीन है, सिट्रिक एसिड है, विटामिन ई है, ऑल ऑफ दीज है। तो ये सभी जो है ना, लेसिथीन मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ फैट जो है इसको लेसिथीन बोला जाता है। और ये भी जो है एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ए साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल। और ये भी विटामिन ई जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। सिट्रिक एसिड जो जिसमें खटाई मिलता है वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे, एक चीज़ बता रहे हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना वो हमारे सेल्स के लिए, बॉडी सेल्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो बॉडी सेल्स में होने वाला डैमेज है उसको भरने के लिए है ना, ठीक करने के लिए, और स्किन में ग्लो के लिए, स्किन ग्लो करने के लिए, एकदम ब्यूटी प्लस खूबसूरती अगर लाना है तो आप एंटीऑक्सीडेंट का सेवन कीजिए, है ना। एंटीऑक्सीडेंट मतलब किन चीज़ों का सेवन करना होगा ज़्यादातर, जो ग्रीन फ्रूट्स हैं और साइट्रस फ्रूट्स हैं उनको, है ना। लिसिथिन कंटेनिंग मतलब कि एग का जो अल्बुमिन है ना, अल्बुमिन है, तो ये सभी में लेसिथिन पाया जाता है। विटामिन ई भी पाया जाता है अल्बुमिन में। तो यदि आप अच्छे जो है सो खट्टे फ्रूट्स जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, सिट्रिक एसिड वाला टमाटर वगैरह हो गया, या सलाद खाते हैं, है ना, तो आपका स्किन जो है वो काफ़ी ग्लोइंग होगा। काहे कि उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है वो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, हमारे सेल में उत्पन्न होने वाले जो फ्री रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल्स, इसको क्या करता है, समाप्त कर देता है। फ्री रेडिकल्स को क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट मारता है। और फ्री रेडिकल को एंटीऑक्सीडेंट मारने के कारण क्या होता है, जो एजिंग टेंडेंसी है ना, एजिंग मतलब क्या, बूढ़ापन होने वाला, कि अधिक उम्र में भी त्वचा एकदम जवान दिखे, तो उसके लिए कौन है फ़ायदेमंद, एंटीऑक्सीडेंट। जैसे हीरो हीरोइन लोग है सो एंटीऑक्सीडेंट का कैप्सूल भी खाता है लगभग कोई, बहुत सारा लोग, ताकि है सो
55 के भी उम्र में सलमान खान जैसा दिखा जाए। चलिए बात को ज़्यादा खींचना नहीं है। 64 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु है, यानी द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है, तो करता है ना। इसका शायद हम समथिंग मानते हैं कि टी हाफ जो होता है, गलत है कि सही है वो बताइएगा। 2.303 इंटू के और लॉग 2 ऐसा कुछ होता है ना। तो के से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो हो ही गया, तो इस पे बोला है नहीं करता है, जबकि हम देख रहे हैं कि के है ही है। टी हाफ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के है ना जी। तो ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो इस पे तो डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो पहला ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा हुआ कि प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, तो ये सही है। कहीं भी इनिशियल कंसंट्रेशन का जिक्र हुआ था, टी हाफ में नहीं हुआ, तो बी नंबर सही होगा। अच्छा सॉरी, नहीं करता है मतलब सही है, डिपेंड तो नहीं करता है, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, मतलब ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन का जिक्र कहीं इक्वेशन में नहीं हुआ है, ये भी बात सही है। तो यही पूछा गया है ना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु है, तो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है ना। बी ही सही होगा। 65 नंबर है कि हैबर की विधि में अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, तो फाइनली डिवाइडेड आयरन, लोहे का महीन पाउडर। देखिए जो हैबर प्रोसेस है यानी N2+H2, इसमें है F आयरन का फाइनली डिवाइडेड पाउडर होता है और मोलिब्डेनम होता है, तो ये बनाता है अमोनिया NH3। इस पूरा प्रोसेस को बोलते हैं हैबर प्रोसेस। बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इस हैबर प्रोसेस में जो Fe यूज हुआ है वो कैटलिस्ट के तरह यूज हुआ है। जो आयरन है वो किस तरीके से यूज हुआ है, कैटालिस्ट के तौर पे, जबकि जो मोलिब्डेनम है वो मोलिब्डेनम क्या है, प्रोमोटर। किसके जैसा, प्रोमोटर। प्रोमोटर का काम क्या होता है, कैटलिस्ट की गति को बढ़ा देना, ठीक है। तो मोलिब्डेनम याद रखिएगा, हैबर प्रोसेस में आयरन जो है वो कैटलिस्ट के तरीका में यूज होता है, उत्प्रेरक के तरीका में, जबकि मोलिब्डेनम जो है वो मोलिब्डेनम किसके रूप में यूज होता है, प्रोमोटर के रूप में। प्रोमोटर मतलब प्रमोट करने वाला, किसको प्रमोट करता है, तो उत्प्रेरक को प्रमोट करता है, ठीक है। प्रमोट करना मतलब सपोर्ट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है, तो अपोहन, डायलिसिस जिसको बोलते हैं। आपको पता होगा कि ब्लड भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, और ब्लड से जो है यूरिन को निकालने के लिए, पेशाब को निकालने के लिए ब्लड से कौन सा विधि अपनाया जाता है, डायलिसिस, अपोहन। जैसे जिसका किडनी खराब हो जाता है तो किडनी खराब वाले मरीज को अपोहन विधि से ही तो जिंदा रखा जाता है, डायलिसिस करके उसके ब्लड से जितना भी नाइट्रोजीनियस, अच्छा जो हम इतना लंबा बात बोल दिए कि नाइट्रोजीनियस जो कंपाउंड है, मतलब कौन, यूरिन मतलब कौन सी, पेशाब। जो ब्लड में घुला हुआ पेशाब है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, यूरिन है, उसको अपोहन विधि से ही, डायलिसिस विधि से ही जो है सो मरीज के ब्लड से अलग किया जाता है ना। नहीं तो उसके ब्लड में पूरा पेशाब ये मिक्स हो जाएगा, नहीं छाका जाएगा तो मरीज पीलापन बॉडी हो जाएगा, और पीलापन बॉडी हो जाने के कारण उसको सबसे पहले पीलिया होगा, और पीलिया होने के बाद वो स्वर्ग सिधार लेगा। तो डायलिसिस से होता है, ये बात समझ गए। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से किस विधि से के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है, तो अपोहन यानी डायलिसिस विधि से कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। 67 है, 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा। तो देखिए जो गैस सबसे जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा, जो गैस सबसे जल्दी ईजिली द्रवीकृत हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा, वही जो है क्या होगा, सबसे अधिक जो है 1 ग्राम चारकोल में सबसे अधिक आयतन उसी का शोषित होगा। तो द्रवीकृत करने के लिए क्या होना चाहिए, उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, उस गैस का क्या होना चाहिए, इंटरमोलिकुलर
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, उस गैस का अधिक होना चाहिए। यानी उसके मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला बल जब अधिक होगा तो वो गैस जल्दी लिक्विफाई भी करेगा। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का हम देखेंगे ना ऑर्डर, तो क्या होता है, H2 जो है हाइड्रोजन गैस, इससे अधिक जो है वो मीथेन का होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और मीथेन से अधिक होता है CO2 का, और सबसे अधिक होता है NH3 का। अमोनिया में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि अमोनिया में बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है। ये एक चीज़ याद रखिएगा, क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वीक वैन डेर वाल फोर्स से ज़्यादा अट्रैक्शन शो करता है। यानी कि इधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर की ओर बढ़ रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब यही गैस सबसे ज़्यादा लिक्विफाई भी होगा जल्दी। और जो गैस सबसे ज़्यादा जल्दी पहले लिक्विफाई होगा वो 1 ग्राम चारकोल में वो क्या होगा, ज़्यादा अवशोषित होगा। क्या होगा, ज़्यादा अवशोषित होगा। क्लियर है, आंसर क्या होगा, अमोनिया होगा। मेरा कहने का मतलब है ये सभी किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, जबकि आप अमोनिया में देखिएगा, बना ही देता हूँ ताकि अमोनिया में आप देखिएगा, ठीक है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन, फिर अगला मॉलिक्यूल अमोनिया का आएगा इस तरीके से NH3, और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये जो डॉट डॉट से दिखाए जाने वाला बॉन्ड है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो वीक वैन डेर वाल फोर्स से क्या होता है, थोड़ा मजबूत होता है, थोड़ा मजबूत होता है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, बाकी में किसी में नहीं बनता है, मतलब ये जल्दी लिक्विफाई होगा। और जो जल्दी लिक्विफाई होगा वो 1 ग्राम चारकोल में 298 केल्विन, मतलब कि कितना, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, यही बात है, उसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल इसका अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अमोनिया का। 68 है, पैरालूसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, तो मैंगनीज का। कमेंट करके आप बताइए, यह आपका जिम्मेदारी है कि पैरालूसाइट का फॉर्मूला क्या होता है, पैरालूसाइट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा। पैरालूसाइट मैंगनीज का अयस्क है, किसका है, मैंगनीज का, उसका फॉर्मूला आपको